गुड मॉर्निंग। आज हम हॉब्स व लॉक का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि हॉब्स और जो लॉक है दोनों की जो अध्ययन करने की जो पद्धति है या जो चिंतन की जो संरचना है वो दोनों समान लगती है। जैसे मानव स्वभाव के बारे में बात करते हैं, वो सामाजिक समझौते की बात करते हैं, दोनों समझौतावादी विचार हैं। लेकिन जो इनका अध्ययन करने का जो वे है वो दोनों अलग अलग है। कि हॉब्स अलग टाइप से अध्ययन करता है और आपके लोक अलग टाइप से अध्ययन करता है। लोक अलग राज्य की स्थापना करता है हॉब्स अलग राज्य की स्थापना करता है। लोक मानव का स्वभाव अलग बताता है, हॉब्स अलग बताता है। तो जो इनके मध्य जो अंतर है या इनका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। देखो, जो मुख्य अंतर क्या क्या है। होप्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था से संबंधित जो अध्ययन जो अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। होप्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो निरंतर संघर्ष की अवस्था थी, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, संघर्ष था, भेद था, हमेशा संघर्ष चलता रहता था। मनुष्य को या जो मानव है, जो व्यक्ति है, उसको हमेशा अपने प्राणों की रक्षा की लिए कार्य करना होता था। कि वो हमेशा ये सोचता था कि उसके जीवन की सिर्फ रक्षा हो जाए। तो भय का वातावरण था, हमेशा संघर्ष की अवस्था थी। जबकि लोक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, शांतिपूर्ण थी। वहाँ प्राकृतिक अधिकारों का अस्तित्व था, सभी लोग शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व के साथ रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, दयालु व्यक्ति थे, परोपकारी व्यक्ति थे। तो दोनों का अंतर ये है कि हॉब्स जहाँ प्राकृतिक अवस्था को क्या मान रहा है, निरंतर संघर्ष की अवस्था मान रहा है, वही लोग क्या मान रहे हैं, उसको शांतिपूर्ण अवस्था मानता है और शांतिपूर्ण बताता भी है। जो दूसरा अंतर है इनका, समझौते का जो उद्देश्य है, कि समझौता किस उद्देश्य से किया गया, इसमें भी दोनों में अंतर है। हॉब्स कहता है कि समझौता जो किया गया था उसका मूल उद्देश्य क्या था, आत्मरक्षा क्या था। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जब भय का माहौल था, संघर्ष का माहौल था, तो व्यक्ति किस उद्देश्य से समझौता करने के लिए आया था, कि उसे अपनी आत्मरक्षा की आवश्यकता थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी आत्मरक्षा होनी चाहिए, इसलिए उसने समझौता किया। जबकि लोक कहता है कि समझौते का कारण क्या था, समझौते का उद्देश्य क्या था, संपत्ति की रक्षा। क्या था, संपत्ति की रक्षा। कि व्यक्ति ये चाहता था कि उसकी संपत्ति की रक्षा हो जाए। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति संपत्ति का ज़्यादा अर्जन कर रहे थे या दूसरे की संपत्ति में अड़चने डालने की कोशिश कर रहे थे। तो जो समझौते का जो मुख्य उद्देश्य लोग बताता है, वो बताता है संपत्ति। जबकि हॉब्स क्या बता रहा है, आत्मरक्षा। हॉब्स क्या बताता है, आत्मरक्षा बताता है। तीसरा जो तुलनात्मक अध्ययन करने का जो बिंदु है वो है इनका, कि इन्होंने जो सिद्धांत का निर्माण किया, दोनों सहमति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। दोनों दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध है। कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो दैवीय सिद्धांत होता है उसका दोनों ही विरोध करते हैं। दैवीय सिद्धांत क्या होता है, कि ये माना जाता है कि भगवान ने या ईश्वर ने या गॉड ने इस सृष्टि का या इस राज्य का निर्माण किया है, जिसके तहत शक्तियाँ जो प्रदान की गई राजा को या पोप को, जो शक्तियाँ प्रदान की गई वो ईश्वर ने या भगवान ने प्रदान की है। तो दोनों ही विचारक दैवीय सिद्धांत का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। सहमति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और दैवीय सिद्धांत का विरोध करते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि हॉब्स जो है सहमति के द्वारा निरंकुश तंत्र का समर्थन करता है, निरंकुश शासन की स्थापना करता है। जबकि लॉक क्या करता है, सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन करता है। लॉक क्या कर रहा है, सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन किया है। होप्स सहमति के सिद्धांत के माध्यम से क्या कर रहा है, निरंकुश शासन का समर्थन कर रहा है। जबकि लॉक क्या कर रहा है, सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन कर रहा है। जो चौथा पॉइंट है इनकी तुलना करने का, वह है कि ये शक्तियाँ किसे प्रदान करते हैं। होप्स समझौते के माध्यम से एक व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है, मतलब राजा को शक्ति प्रदान करता है। जबकि लोक क्या करता है,
समझौते के माध्यम से समुदाय को शक्ति सौंपता है। किसको सौंपता है? समुदाय को शक्ति सौंपता है, और वो भी पूरी शक्ति नहीं सौंपता, कुछ दंड देने की शक्तियाँ सौंपता है। शेष अधिकार व्यक्ति के पास स्वयं बनाए रखता है। हॉब्स का समझौता सिद्धांत अपन ने देखा था कि हॉब्स जब समझौते की बात करता है तो वो कहता है कि मैं अपने सारे अधिकार इस व्यक्ति को प्रदान करता हूँ, लेकिन आप सभी लोग इस व्यक्ति को अपने अधिकार प्रदान करो। तो यानी कि सारे के सारे अधिकार व्यक्ति क्या करता है? एक राजा को प्रदान कर देता है। सारे अधिकार या जो निर्णय लेने की जो समझौते के बाद जो शक्ति है वो किसकी होती है? राजा की होती है। जबकि लोग क्या करता है? समझौते के माध्यम से क्या करता है? शक्तियाँ किसको सौंप रहा है? समुदाय को, एक समुदाय को सौंप रहा है, और वो भी पूरी शक्तियाँ नहीं सौंप रहा है, कुछ दंड देने के अधिकार सौंपता है। बाकी शक्तियाँ व्यक्ति क्या करते हैं? स्वयं के पास ही सुरक्षित रखते हैं। वो अपनी जैसे क्रांति का अधिकार अपने पास रखते हैं, जो प्राकृतिक अधिकार है वो अपने पास रखते हैं। दूसरा, विधि बनाने में भी वो सीमित और संवैधानिक शासन की स्थापना की बात करते हैं। तो लॉक और हॉब्स में मुख्य अंतर क्या है कि ये एक व्यक्ति को सौंपते हैं, और एक व्यक्ति को सौंपने के साथ साथ हॉब्स क्या करता है? संपूर्ण शक्तियाँ सौंप देता है कि उसे निरंकुश शासन स्थापना की जो नींव है वो रखता है। जबकि लॉक क्या कर रहा है? समुदाय को सौंप रहा है शक्तियाँ, और समुदाय को सौंपने के बाद भी वो क्या करता है कि उन शक्तियों का जो संचालन होगा वो सीमित और संवैधानिक शासन प्रणाली के तहत होगा। उसमें व्यक्तियों के पास अधिकार संरक्षित रखे गए हैं, उसको सिर्फ दंड देने का अधिकार दिया गया है। तो ये इनमें दूसरा जो चौथा मुख्य अंतर है। जो पांचवा अंतर क्या है? जो समझौता है उसकी परिणति क्या होगी? जो पांचवा अंतर क्या है? समझौते की परिणति क्या होगी? हॉब्स कहता है कि यदि समझौता भंग किया जाता है तो आप पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाते हो। क्या कहता है? हॉब्स कहता है कि यदि आपने समझौता भंग किया है तो आप कहाँ चले जाते हो? पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाते हो। व्यक्ति के पास समझौता भंग करने का कोई भी अधिकार हॉब्स नहीं देता है। जब हॉब्स पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि हॉब्स क्या देता है? सिर्फ व्यक्ति को भागने का अधिकार देता है, कि यदि वो उस राज्य के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है तो वो वहाँ से भाग सकता है, जबकि और कोई अधिकार उसे प्रदान नहीं किए जाते हैं। जबकि लोग क्या करता है? समझौते को भंग करने का अधिकार देता है, और समझौता जब भंग होता है तो आप प्राकृतिक अवस्था में नहीं लौटते हो। लोग के अनुसार क्या है कि आप समझौता भंग करते हो तो सिर्फ सरकार का विघटन होता है, विधायिका बनी रहती है, क्योंकि लोग दो समझौते करवाता है। जब समझौता आप क्रांति करते हो या और कुछ करते हो तो क्या होता है? सरकार का विघटन होता है या सरकार गिरती है, विधानसभा बनी रहती है, आप नई सरकार का गठन कर सकते हो, और राज्य भी अस्तित्व में रहता है। दोनों में अंतर क्या हो गया? वहाँ हॉब्स कहता है कि यदि आपने समझौता तोड़ा तो आप सीधे पुणे जो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में पहुँच जाते हो, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में पहुँच जाते हो, और प्राकृतिक अवस्था में पहुँच भी जाते हो। दूसरा, जो समझौता है उसको तोड़ने का अधिकार भी नहीं रहता, वो तो क्रांति करने का अधिकार भी नहीं देता हॉब्स तो आपको। हॉब्स तो कहता है कि यदि आप असहमत हो राज्य से या उसके साथ आपकी तालमेल नहीं है तो आप वहाँ से भाग सकते हो, अपना आत्मरक्षा कर सकते हो। इसके अलावा वो किसी प्रकार का अधिकार व्यक्ति को नहीं देता है। जबकि लोग क्या करता है? समझौता भंग करने के बाद कहता है कि भंग होता है तो क्या होगा? सरकार का विघटन होगा, सरकार गिरेगी, यानी कि कार्यपालिका का विघटन होता है, नई कार्यपालिका बन जाएगी। ठीक है। जो छठा जो तुलना का जो बिंदु है वो क्या है? हॉब्स अपने विचारों में व्यक्तिवाद व पूर्ण सत्तावाद दोनों के विचार का संपादन करता है। अपने विचारों में क्या करता है? व्यक्तिवाद और पूर्ण सत्तावाद का प्रतिपादन करता है। जबकि लोग क्या करता है? स्पष्ट रूप से व्यक्तिवाद व उदारवाद का समर्थन करता है। स्पष्ट रूप से व्यक्तिवाद व उदारवाद का समर्थन करता है। अब जो हॉब्स की बात कर रहे थे तो हॉब्स जब ये समझौते के माध्यम से व्यक्तिवाद या व्यक्ति को कुछ अधिकार, जैसे कि सहमति का जो सिद्धांत है वो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। व्यक्तिवाद में कौन कौन से हॉब्स के जो विचार है जो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं? जैसे जो सहमति का सिद्धांत है कि सहमति के माध्यम से शासन की स्थापना हो रही है, समझौता हो रहा है, तो व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा, वो आत्मरक्षा का अधिकार देता है व्यक्ति को, कि व्यक्ति यदि राज्य से उसका तालमेल नहीं है, शासन से उसका तालमेल नहीं है, तो वो आत्मरक्षा के लिए क्या कर सकता है? भाग सकता है। तो ये व्यक्तिवादी जो तत्व है हॉब्स के विचारों में दिखाई देते हैं। पूर्ण सत्तावाद तो है ही है हॉब्स के विचारों में, क्योंकि जब सहमति के माध्यम से भी वो समझौते के माध्यम से जब सरकार का निर्माण करता है या शासन व्यवस्था की स्थापना की बात करता है तो इस प्रकार के शासन व्यवस्था की स्थापना करता है कि वो पूर्ण सत्तावाद या निरंकुश शासन व्यवस्था होती है।
जबकि लोग क्या कर रहा है, लोग के विचारों में तो पूर्ण रूप से आपको दिखाई देता है कि स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है कि व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, क्योंकि वो व्यक्ति को क्रांतिक अधिकार देता है, वो व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार देते हैं, वो जो शासन की स्थापना कर रहा है वो भी सीमित और संवैधानिक शासन की स्थापना कर रहा है, वो व्यक्ति को विवेकशील मानता है, उसको पता है कि व्यक्ति विवेकशील है तो अपने हित के बारे में स्वयं से बेहतर कौन जान सकता है। वो व्यक्ति की जो विशेषता होती है, जो व्यक्तिवाद की जो मुख्य विशेषता होती है वो लोक देता है। दूसरा, उदारवाद का समर्थन भी करता है। उदारवाद का समर्थन कैसे कर रहा है कि वो सीमित और संवैधानिक शासन की स्थापना की बात कर रहा है। दूसरा, वो बाजार की गतिविधियों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रख रहा है। वो कह रहा है कि बाजार अपने अनुसार गतिविधियों का संचालन करेगा, बाजार मांग और आपूर्ति के हिसाब से अपने कार्यों का संचालन कर लेगा, तो वो उदारवाद का समर्थन करता है। तो ये जो 6-7 जो बिंदु है, ये हॉब्स और लॉक में यदि तुलनात्मक अध्ययन करें हम, तो इनका विश्लेषण अच्छे से हो जाता है। कौन कौन से थे, वापस एक बार रिपीट करते हैं कि एक तो कि अवस्था, जो प्राकृतिक अवस्था की बात करता है हॉब्स या लॉक, की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, दोनों में अंतर है। हॉब्स अलग बताता है जबकि लॉक अलग बताता है। समझौते का उद्देश्य दोनों का अलग अलग है। सहमति के सिद्धांत के माध्यम से भी जो सरकार का निर्माण हो रहा है वो दोनों अलग अलग टाइप की सरकार निर्माण कर रहे हैं। समझौते के माध्यम से जो व्यक्ति शक्तियाँ सौंपता है वो अलग अलग सौंपते हैं। हॉब्स सारी शक्तियाँ सौंपता है जबकि लोग बहुत कम सौंपता है। ठीक है। और भंग होने के बाद समझौता यदि भंग होता है तो क्या स्थिति आती है, वो दोनों अलग अलग बताते हैं। और जो दोनों के विचारों में जो प्रतिपादन होता है, व्यक्तिवाद और पूर्ण सत्तावाद, वो हॉब्स करता है, जबकि लोग क्या करता है, व्यक्तिवाद और उदारवाद का समर्थन करता है।